लेक्चर 103 मंजिल की तरफ रवा दवाएं। ओके, चलें रिवाइज करें इसको सारा, ज़बानी बैठ के याद करते हैं कल वाला। पहले सेक्शन 121 से शुरू करते हैं जी, रिवीजन पे 317। बोलें जी, इफ अ पर्सन फेल्स टू सबर furnish a return in response to notice. If a person fails to produce wealth statement, if a person fails to furnish return as a non-residentship owner, if a person fails to produce records, accounts and documents, the commissioner may based on available information and exercising his best judgment, make an assessment of income and tax. Now assumed assessment shall have no legal effect. Okay. यार ये मेक करना जरूरी नहीं होता, खाली मेक करने के बाद इशू भी करनी होती है। आफ्टर मेकिंग असेसमेंट कमिश्नर शैल इशू। और ये इसमें जो है ना पॉइंट 3 जो था 5 साल, वो 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इसमें 5 साल सीधे सीधे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। ओके, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। यार इसमें एक बात जरा नोट करें कि 120 वाला भी अमेंड हो सकता है और 121 वाला भी अमेंड हो सकता है। क्या मतलब? यानी आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न बन गई अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब कमिश्नर का दिल चाहे तो आपको ऑडिट शुरू करे, ऑडिट करके आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दे, 120 वाला हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर ने आपको कहा कि यार आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई, आपने अपनी बेस्ट स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो मैं आपकी बेस्ट जजमेंट कर रहा हूं। कमिश्नर ने आपकी बेस्ट जजमेंट कर दी, बाद में कमिश्नर को ख्याल आया चलो यार इसको ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके दोबारा इसको छेड़ाछाड़ी करते हैं, तो सेक्शन 121 के बाद भी मोहतरम अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है। तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था वो 120 के बाद भी लग सकता है, 121 के बाद। यानी आपके घर अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर आया हो तो भी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है, और आपके घर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आया हो तो भी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है। ये पॉइंट 1 था कल। पॉइंट 2, एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड। बोलें, ये आज आपके ख्वाब में आना चाहिए, आपने इतना बोलना है, एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड। ये देखे ना, ये असेसमेंट है और इधर अमेंड हो रही है। एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued. In which नहीं, in which the assumed order is issued. अच्छा, पॉइंट 4, if an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is issued, or 1 year from the end of financial year in which the amendment was made. Okay.
आगे बोलें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी वेयर थ्रू ऑडिट, यार ये ऑडिट है और है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। असल में आज आपको मैं बता दूं, डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है एक पक्की खबर जो टैक्स पेयर के बारे में आपको पता चली, लेकिन ये आमतौर पे शिकायत होती है, ये ऑडिट नहीं होता आपका, ये कोई ना कोई शिकायत लगाता है, इसलिए उसने और का लफ्ज डाला हुआ है। या आप ऑडिट करने चले गए या किसी ने टैक्स पेयर की शिकायत लगा दी कि टैक्स पेयर सेल परचेज करते हुए पकड़ा गया है, कोई पैसे मिल रहे हैं पकड़ा गया है, उसका कोई वैल्यूएबल आर्टिकल पकड़ा गया है, तो इट इज जस्ट लाइक अ शिकायत। ओके, द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर वेयर थ्रू ऑडिट और अ डेफिनेट इंफॉर्मेशन, और आगे वो तीन बातें हमने की। अच्छा, 5 और 5A में फर्क समझ लें। 5 थोड़ा मेहनत वाला काम है, लिख लें, 5 मेहनत वाला काम है, ऑडिट करने जाना पड़ेगा ना। 5A मेहनत वाला काम नहीं है। 5A पता है क्या, कमिश्नर ने कोई ऐसी चीज पकड़ी है जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, ये चीज कमिश्नर कैसे पकड़ सकता है, ये भी जरा लिख लें। यहां पे लिखना शुरू करें, उंगली देखें मेरे कहां पे, यहां पे लिखना शुरू करें। कमिश्नर बैठे बैठे खुद ही रिटर्न को P&L से कंपेयर कर रहा था और गलती पकड़ ली। कमिश्नर, यहां लिखें, शर्माए मत, कमिश्नर बैठे बैठे रिटर्न को P&L से कंपेयर कर रहा था और पता चला फाइन ऐड नहीं किया। कमिश्नर बैठे बैठे रिटर्न को P&L से कंपेयर कर रहा था और पता चला फाइन ऐड नहीं किया। क्या वो फाइन था गवर्नमेंट वाला, आपने ऐड नहीं किया हुआ? आप बता दीजिए क्या होगा। द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, या वही एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, वही इंग्लिश है ना, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड इफ ऑर्डर इज प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल, वो जो ऑर्डर से मुराद यहां एज्यूम्ड ऑर्डर है भाई, इफ एज्यूम्ड ऑर्डर इज प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि उसमें आपने फाइन ऐड नहीं किया हुआ था। तो कमिश्नर ऑडिट करके भी गलती पकड़ सकता है और खुद भी P&L रिटर्न को कंपेयर करके गलती पकड़ सकता है। उसके लिए इसको ऑडिट करने आना नहीं पड़ेगा। ये खुद वाली बात कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन जो प्रैक्टिकली 5A आया था, इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं बता रहा हूं आपको। 5 में मेहनत करनी पड़ती थी, कमिश्नर को आके ऑडिट करना पड़ता था, तो लॉ मेकर ने कमिश्नर को एक नया तरीका दिया हुआ है 5A। उसमें क्या करता है, वो कोई भी गलती टैक्स पेयर की पकड़ ले और कह दे कि इससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, तो भी उसकी एज्यूम्ड वाली असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। ओके, और ये खाली असेसमेंट करना जरूरी नहीं है, ये फिर घर में भेजना भी जरूरी है। इशू जो एक्सपेंस अलाउ नहीं है तो उसका रिटर्न से नहीं पता चलेगा। उसका रिटर्न से तब पता चलेगा जब उसने शो किया होगा। अगर उसने रिटर्न में शो ही नहीं, हाँ वो अलाउ नहीं होता, लेकिन वो 2 नंबर बंदा था, उसने फाइन टू गवर्नमेंट रिटर्न बनाते हुए ऐड नहीं किया था, ताकि मैं हुकूमत को धोखा दूं और छुप जाऊं किसी तरह। सर ये जो है फर्स्ट अमेंडमेंट होती है वो करते हैं ना अज्यूम को, तो ये तो सेकंड अमेंडमेंट नहीं है, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट को देन फर्दर अमेंड नहीं कर रहे इस केस में। नहीं 5 हो या 5A हो, ना 5 हो या 5A हो, इन दोनों में फर्स्ट अमेंडमेंट भी शामिल है। ये फर्दर अमेंडमेंट नहीं है, ये फर्दर नहीं है। देखो ना, नहीं ये फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड लिखा हुआ है, इसको काट दें अगर ये कंफ्यूज कर रहा है। ये सर्कमस्टांस है, फर्स्ट सर्कमस्टांस, सेकंड सर्कमस्टांस। इस सारी बात को आप काट दो अगर आपको ये बात कंफ्यूज कर रही है। इसकी जगह सिर्फ एक लिख लो, सर्कमस्टांसेस। 2 सर्कमस्टांसेस हैं, ये फर्स्ट या सेकंड अमेंडमेंट नहीं है। पहली या सेकंड या थर्ड अमेंडमेंट बार बार ऑडिट करके भी हो सकती है, और पहली या सेकंड या थर्ड अमेंडमेंट जितनी मर्जी दफा करें आप, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का कह के भी हो सकती है।
तो ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं। एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड थ्रू ऑडिट भी और या प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू भी। ओके अच्छा, ये बात ना यहां शो कॉज नोटिस मैंने कल लिखवाया था और ये बात यहां बड़ी बड़ी करके लिख लें। शो कॉज नोटिस का लफ्ज पूरे चैप्टर में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है, यहां पे शो कॉज नोटिस को अंडरलाइन कर लें। जब भी शो कॉज नोटिस का लफ्ज आएगा ना, आपके जहन में 0.9 आना चाहिए बस। इसके अलावा शो कॉज नोटिस पूरे चैप्टर में लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो शो कॉज नोटिस क्या होता है? शो कॉज नोटिस आपको मैं एक पहले भी बता चुका हूं, बेशक तरतीब आपने दोबारा लिखनी है याद करने के लिए। जब ऑडिट शुरू होता है तो क्या इशू किया जाता है? शो कॉज नोटिस। वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। अगर वजह नहीं बता पाता तो अमेंडमेंट ऑफ नहीं असेसमेंट का लफ्ज तो सेल्स टैक्स में था ना, यहां तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का लफ्ज है। तो फिर क्या होती है आपकी? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ये तीन बातें बेशक यहां भी लिख लें 0.9 के साथ। तो आपको ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद 0.9 की रोशनी में क्या इशू किया जाता है? शो कॉज नोटिस। अच्छा, शो कॉज नोटिस पूरे लॉ में सिर्फ एक जगह है 0.9 में, इनकम टैक्स में। वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी एज्यूम्ड वाली असेसमेंट अमेंड कर दी जाए। वजह बताओ। अगर नहीं बता पाएगा तो कर दी जाएगी। What is the condition और prerequisite for issuing amended assessment order? क्या प्री-रेक्यूजिट है, क्या कंडीशन है कि आप अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दें? यू मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस और यू मस्ट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि 0.9 हमारा स्टेप 1 है और 5 और 5A स्टेप 2 है। फिर आपकी मर्जी है 5 लगाएं 5A लगाएं, वो कमिश्नर की मर्जी है। ऑडिट करने मेहनत वाला काम है, 5 कर दे, मेहनत नहीं करनी 5A कर ले। लेकिन चाहे ऑडिट करे, चाहे प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के जरिए उसका टैक्स आप बढ़ाएं, इसके लिए शर्त है कि पहले आप उसे शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 0.9 के साथ स्टेप 1 और 5 और 5A के साथ स्टेप 2। ओके जी, चैप्टर के टॉप पे आए। ये कमिश्नर के छोटे कौन है? ऑफिसर्स कहते हैं इन्हें। चैप्टर के टॉप पे हैं। कमिश्नर के छोटे कौन है? ऑफिसर्स। इसमें एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर है। अच्छा, ये जो ऑडिट वगैरह करने कमिश्नर खुद जाता होगा? ना 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 ना, इसके पास इतना टाइम नहीं होता कमिश्नर के पास ऑडिट वगैरह करने जाए। ये अपने छोटों को भेजता है, एडिशनल को भेज देता है, डिप्टी को भेज देता है, जाओ यार तुम ऑडिट करके आ जाओ। तो ऑडिट वगैरह करने ये लोग जाते हैं। और इसी तरह कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर से पूछते हैं, यार वो इंजमाम के साथ क्या किया तुमने? सर वो उसको मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया। मैं उसको ऑडिट करने गया था, वो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा था, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर मैंने उसे भेज दिया है सर, भेज दिया है। बात खत्म होगी। बात इतनी पावर दी होती है कमिश्नर ने इनको कि ये कमिश्नर वाले काम कर रहे होते हैं अगर कमिश्नर इनको इजाजत दे दे। तो कमिश्नर ऑडिट वगैरह कराना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू कराना, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कराना, ये खुद नहीं करता, अपने छोटों से करवाता है। ओके, इस बुनियाद पे अगला सेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा सेक्शन है जी? 122A। तो 122A के लिए पहले आप ऐसा करें ना, इधर आ जाएं। पेज नंबर कौन सा है? 122A। वैसे तो इस सफे पे 122B, 123, 125
की भी उर्दू लिखी हुई है, लेकिन फिलहाल आपने अगर घर में पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 122 ए को उर्दू में पहले पढ़ाना चाह रहा हूं। जी, कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट के रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है। कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट को बुलाएगा, ओए इधर आओ, क्या किया है? सर वो ना इंजमाम रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा था, उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया है। सर वो सकलैन उसने रिटर्न जमा नहीं कराई थी, मैंने कहा रिटर्न जमा ना कराओ, रिटर्न जमा कराओ, फिर भी रिटर्न जमा नहीं कराई, उसको भी मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया है। और सर ये ट्विंकल जो है, ये नॉन रेजिडेंटशिप ओनर है, ये सवारियां लेके आया था, इसको भी मैंने भेज दिया है। इन तीनों को तूने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया है। बड़ा यार तू एफिशिएंट हो गया, तू मेरे वाले काम खुद करने लग गया, दिखा दे रहा। अब कमिश्नर अपने छोटे को बुला रहा है। अब वो तीनों बंदे नहीं बैठे हुए इधर जिन्होंने जुर्म किए हैं, कमिश्नर छोटे को बुला रहा है, ले ला 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 इधर इधर इधर, हाँ ये क्या किया यार, ये तूने इंतजाम के साथ सही नहीं किया यार, ये नहीं। और ये ट्विंकल की ये जहाज में 500 सवारियां, पागल है तू? जहाज था क्या था? 500 सवारियां कैसे बैठ सकती हैं इसमें? तू पागल है? तुझे क्या हो गया यार? कोई अकल, कोई होश के नाखून लिया कर, जान ले रहे हैं उन लोगों की। तो कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज करेगा, छोटे का ऑर्डर रिवाइज करेगा। इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। एफबीआर वाले अपने स्टाफ पे चेक रखते हैं। इस ऑर्डर से कमिश्नर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पॉइंट इस सेक्शन की जान है। इस ऑर्डर से टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कमिश्नर इस सेक्शन को यूज करते हुए ये नहीं कह सकता कि नॉन रेजिडेंटशिप ओनर की 500 सीटें नहीं है, जहाज में 600 सीटें हैं। ये नहीं कर सकता। इस सेक्शन को अगर आपने यूज करना है तो उससे टैक्स पेयर को फायदा देने के लिए यूज करना है। अब कमिश्नर अपने छोटे को कहेगा भाईजान सही तरह काम किया करें, आपने गलत किया, जाएं उसकी इनकम कम कर दें और जाएं उसे टैक्स वापस करें, ये गलत करके आए आप। तो इस सेक्शन को कमिश्नर यूज करेगा, लेकिन टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्लियर? ओके। आखिरी बात बड़ी मजे की है, वो जरा सुन लें। ये कमिश्नर है, ये कौन था? एडिशनल। ये एडिशनल कमिश्नर है, जिसको मैं कह सकता हूं सबॉर्डिनेट ना, सबॉर्डिनेट। ये इंजमाम है और ये कोर्ट है, ये कोर्ट है। कमिश्नर ने अपने छोटे को बुला के कह सकता है कि यार तूने इंजमाम से अच्छा नहीं किया, उसकी इनकम कम कर, उसे टैक्स वापस करके आ। ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एडिशनल कमिश्नर इसके पास गया हो ऑडिट करने, इसने रिकॉर्ड ना दिखाए हो, तो एडिशनल कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट कर दी हो, बेस्ट जजमेंट कर दी, और जब बेस्ट जजमेंट कर दी हो तो इंजमाम में बिल्कुल सब्र नहीं था, फौरन कोर्ट में चला गया। ओए तू कौन होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पेश करने वाला? हिम्मत तो तुझे शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? मैंने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया था। हाँ मैं ऑडिट में रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा था, वो कोई और मसला था, वो मैं तुझे बाद में बता दूंगा मैं क्यों नहीं दिखा रहा था। लेकिन ये क्या तरीका है, मुझे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया मेरे घर, मैं कोर्ट में जा रहा हूं। ऐसी सूरत में कमिश्नर को कहा जा रहा है आप छोटे के ऑर्डर को रिवाइज ना करें, क्योंकि आपके बड़े इस केस को देखेंगे, अब आप पंगा ना लें। इस सूरत में कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज, क्योंकि अब बात तो बड़ों तक जा चुकी है, कोर्ट फैसला करेगा। एक और सूरत सुन लें जिसमें कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। एक सूरत तो ये बता दी ना कि इंजमाम कोर्ट में जा चुका है, यानी कि जज्बाती था, 1-2 दिन में वो कोर्ट पहुंच गया, बाबा मैं तो कोर्ट जा रहा हूं। अब इसने सही किया या गलत कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि कमिश्नर। एक और सूरत हो सकती है यार कि इसके पास कोर्ट जाने का टाइम बाकी था लेकिन गया नहीं। कोर्ट जा सकते हैं हम 30 दिन में, ये कल पढ़ाऊंगा आपको।
जब हम अपील्स का चैप्टर शुरू करेंगे। अपील्स का चैप्टर तो अभी हमने शुरू नहीं किया। कोर्ट हम जा सकते हैं 30 दिन में। अगर 30 दिन नहीं गुजरे तो जा तो सकता है कोर्ट में, नहीं भी गया तो 30 दिन तक कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। हो सकता है इंजमाम कहां चला जाए, कोर्ट चला जाए। दो सूरतों में कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। अगर इंजमाम कोर्ट जा चुका है या जाने का टाइम बाकी है। अगर कोर्ट जा चुका है या जाने का टाइम, इन दो सूरतों में कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज। ये देखें हम जरा पॉइंट 4 समझ आ रहे हैं। कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज, अगर टैक्स पेयर ने सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। अगर अच्छा ऐसे ही तो नहीं पेपर आने इस दफा सबसे खेमान, आप भी कितने खुश हो रहे हैं। इस तरह नहीं, अंग्रेजी में इस तरह ना होता पूरा लॉ हो जाती यार लुट में। अगर टैक्स पे चले वापस आ जाए, उर्दू से इंग्लिश करना तो आपको सिखाया वरना 7th 8th में सिखा दिया जाता है, वो तो कर ही लेंगे आप इंशाल्लाह। आगे चलेंगे। अगर टैक्स पेयर के पास सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम बाकी है, लेकिन अभी गया नहीं, लेकिन टाइम तो है ना, हो सकता है चला जाए, तो इन दो सूरतों में, किन दो सूरतों में कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता? अगर ये कोर्ट जा चुका है और अगर ये कोर्ट जाने का टाइम अभी बाकी है लेकिन गया नहीं। क्लियर? और अगर कोर्ट गया भी नहीं और जाने का टाइम भी खत्म हो चुका है तो कमिश्नर फिर अपने छोटे को कहे यार अब उधर से तो उसको कुछ फायदा मिलना नहीं, वो बेचारा गरीब था, वो गया ही नहीं कोर्ट, उसे समझ ही नहीं आई बात की, लेकिन तूने उससे ज्यादती की है तो मैं उसकी इनकम अब कम करने लगा हूं। अब कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं। ये नोट कर लें आप, बल्कि ये ऐसा करें ना, ऊपर जहां इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे जाके ये नोट कर लें। कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर क्या करेगा? रिवाइज करेगा। ये इंजमाम है, टैक्स पेयर है और ये कोर्ट है। ये नोट कर लें सेक्शन 122A में। फिर पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा पेज है? 321। अच्छा, कितना उन्होंने रिलैक्स फील किया था क्वेश्चन 26 करके कि यार जबरदस्त हो गया है। ऐसे सवाल आ रहे हैं आई कैप में। ये अभी आया था, ये जो अभी ये ओके जी, वही एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रही हैं। चलें जी आगे चलें। हाँ वो फिर देखेंगे अपील्स के चैप्टर में, अपील्स जब शुरू करेंगे। जी आ जाए भाई। एक 122 से द कमिश्नर कैन खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ अ प्रोसीडिंग इन विच एन ऑर्डर हो सकता है 121 वाला हो सकता है 122 वाला हो, प्लीज लिखें। हो सकता है ऑर्डर 121 वाला हो सकता है 122 वाला हो सकता है बेस्ट जजमेंट हो सकता है अमेंडेड असेसमेंट वाला हो। लेकिन इधर अमेंडमेंट का लफ्ज़ नहीं यूज करना, क्योंकि अमेंडमेंट तो वो कर चुके हैं, अब रिवीजन होनी है। द कमिश्नर कैन सुओ मोटो खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड इन विच एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। ऑफिसर से मुराद 3 थे, ऊपर पड़े थे, एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट। कमिश्नर मे मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास बाय हिज छोटा। रिवीजन शैल नॉट बी नुकसानदेह टू टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को नुकसान नहीं देना आपने। ये सेक्शन बना ही टैक्स पेयर को फायदा देने के लिए। नया सेक्शन आया था 122 से। असल में होता यह था कि छोटे गलतियां कराते थे, छोटों को काम देते हो गलतियां तो करते हैं, तो छोटे गलतियां कराते थे, तो इसलिए एफबीआर ने सोचा नया सेक्शन डाल देते हैं 122A के नाम से, और ये सेक्शन सिर्फ टैक्स पेयर्स के फायदे के लिए बना था। लेकिन दो सूरतों में कमिश्नर पंगा नहीं ले सकता। द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर
ऊपर लिख लें ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। किसकी सूरत में? इफ अपील इज फाइल अगेंस्ट असेसमेंट, अगर अपील हो गई असेसमेंट के अगेंस्ट, और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर कर देते हैं ना, नॉट एक्सपायर्ड अगर मुश्किल इंग्लिश है, नॉट एक्सपायर्ड भी आसान इंग्लिश ही है वैसे। इफ टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर, अगर अभी तक टाइम मौजूद है। तो वो 30 डेज तक रिवीजन नहीं कर हाँ 30 डेज रिवीजन नहीं कर सकता, उसके बाद जब मर्जी करें आप। अच्छा यार अगला सेक्शन निकालें। कमिश्नर के अब्बू का नाम किसी को पता है? अभी वही देख के आए, सफे के टॉप पे देख लें, पहले सफे के टॉप पे चीफ कमिश्नर। अच्छा आपको पता है कई दफा कोई लॉ बनता है तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती। IKF ने कुछ किया, बच्चे परेशान ही है, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। कई दफा कोई चीज आती है तो उसमें क्लैरिटी लोगों को नहीं होती। तो एक लॉ बना कि गुजरांवाला की दुकानों का टैक्स माफ कर रहे हैं हम 1 साल तक। अब एक बंदे को क्लियर नहीं था, कहते ये वाला कमरा तो पत्तों की में है, ये गुजरांवाला में नहीं, बहुत दूर हो जाएगा पत्तों की और गुजरांवाला तो। अच्छा बहरहाल कहता है ये कालाशाह काकू में कमरा है मेरी दुकान का, ये गुजरांवाला में है, तो गुजरांवाला में ही है मेरी दुकान भी ऑलमोस्ट। अब जिन लोगों को डाउट होता है ना वो डायरेक्ट चले जाते हैं, IKF नहीं FBR, वो डायरेक्ट FBR चले जाते हैं और डायरेक्ट FBR जाए कहते हैं कमिश्नर मोहतरम हमने सुने गुजरांवाला वालों की इनकम माफ है, मैं चिड़े लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तो मेरी भी गुजरांवाला में दुकान है, तो यार मेरी इनकम भी माफ है ना, जरा अपने मुंह से बोल दो, बस मैं ये सुनना चाह रहा हूं, अपने मुंह से बोल दो इंट्रो इको माफ है, ऐसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमिश्नर मुझे कुछ नहीं पता, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, मैं सिर्फ मिसाल समझाने के लिए असल में दे रहा हूं। तो ये चला जाएगा कमिश्नर के पास और कमिश्नर को जाके कहेगा कमिश्नर अपने मुंह से बोल दो कि मेरी इनकम माफ है। कमिश्नर सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, एक सर्टिफिकेट बना के देता है, योर इनकम इज एग्जेम्प्ट, मैंने ये लॉ देख ली है, तुम्हारी इनकम माफ है, रिलैक्स रहो, तुम्हारे पे भी ये प्रोविजन लगती है लॉ की। लेकिन कई दफा कमिश्नर पंगा करते हैं, एग्जेम्पशन हमें मिल रही होती है और कमिश्नर अपने मुंह से नहीं बोलते, फिर हम चीफ कमिश्नर के पास चले जाते हैं, फिर चीफ कमिश्नर का ऑर्डर क्या कर देता है? रिवाइज। तो ये भी तो छोटा ही है फॉर चीफ कमिश्नर, तो बात ऑलमोस्ट वही है, लेकिन फर्क पता है क्या है? वहां जो ऑर्डर रिवाइज हो रहे थे ना वो 121 और 22 वाले थे, यहां एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जो लॉ में आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा था, शायद पहली दफा मैंने लफ्ज बोला है एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का अपने मुंह से। तो यहां एक स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए लॉ बने, वो तो जनरल था 121 122, ये मैंने स्काई ब्लू में हाईलाइट किया, ये फर्क है 122A में और 122B में। तो अगर छोटे ने बेस्ट जजमेंट कर दी है या अमेंडमेंट असेसमेंट कर दिया है तो छोटे को कमिश्नर सेट कर सकता है, क्योंकि हेडिंग है रिवीजन बाय कमिश्नर। और अगर कमिश्नर ने एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, या लोअर रेट भी होता है कुछ लोगों का, लोअर रेट सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, फिर कमिश्नर के अब्बू रिवीजन कर सकते हैं। दादा तो FBR था ना। द चीफ कमिश्नर में सुओ पतलो नहीं सुओ मोटो, द चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो, खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर। या तो चीफ कमिश्नर खुद ही कह दे या टैक्स पेयर इससे कहे कि यार भाई एनु समझा, कान में कहेगा ना इसके, भाई एनु समझा। चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर कॉल मंगवा लेगा, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ अ केस। ये केस कौन सा है? ये बड़ा स्पेशल केस है, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का या लो रेट सर्टिफिकेट का। ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड व्हेन ऑर्डर इज पास बाय हिज छोटा। तो हिज छोटा तो ये है ना, फिर इधर ये डायग्राम आपने बना ली होगी, हिज छोटा, इसके साथ छोटा लिख दिया। कमिश्नर सॉरी यार तेरे साथ छोटा लिख रहे हैं, इसके साथ छोटा लिख दिया। चीफ कमिश्नर ये कॉल होगा
कॉल सिर्फ जरूरी नहीं है, कॉल के बाद अगला काम क्या होगा, मेक रिवीजन। इधर भी यही था ना, कॉल के बाद मेक रिवीजन। खाली रिकॉर्ड मंगवाना नहीं होता, कॉल नहीं करनी होती, खाली कॉल करके फिर रिकॉर्ड को रिवाइज भी करना होता है। ओके, कच्ची असेसमेंट इन सर्टन केसेस, कच्ची असेसमेंट इन सर्टन केसेस। कमिश्नर का बेटा क्रिकेट खेला था, बॉल चली गई बिलावल के घर, बिलावल को जानते हो, बिलावल के घर बॉल चली गई। तो जब बॉल लेने गया तो पता चला, दीवार फलांग की जाते थे बचपन में, तो बॉल लेने गया तो पता चला कि 10 BMW खड़ी थी, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए, एक वीकेंड के लिए, एक कराची जाने के लिए, कोई इस तरह की कुछ। अब्बू आगे बता दिया उसने, वो इतनी BMW कभी इकट्ठी देखी नहीं बेटा, मैंने तो कभी नहीं देखी, अब्बू आए आपको दिखाऊं। तो कंसील्ड एसेट, कौन सा एसेट, कंसील्ड एसेट वो नहीं है जो छुपा हुआ है, कंसील्ड एसेट वो है जो ऐसी इनकम से कमाया है जो इनकम हुकूमत को नहीं बताई, क्योंकि एसेट खरीदने से पहले इनकम कमानी पड़ती है ना। तो कंसील्ड एसेट वो नहीं है, लोगों को आपका रख रखाव किससे पता चलता है, आपकी इनकम से? नहीं, आपका रख रखाव आपकी इनकम से नहीं पता चलता, वो आपके बैंक में पड़ी होती है। फिर जब आप चीजें लेनी शुरू करते हैं ना नई, फिर लोगों को पता चलता है कोई चक्कर हो रहा है, ये क्या कर रहा है जरा पता चलाओ। तो कंसील्ड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जो छुपा हुआ है, नहीं, ऐसा एसेट जो ऐसी इनकम से लिया है जो हुकूमत को नहीं बताई हुई। कंसील्ड एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट which was acquired from income but not disclosed to government। लेकिन हुकूमत को आपने डिस्क्लोज नहीं की हुई थी, but not disclosed to government। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, लेकिन हुकूमत को आपने डिस्क्लोज नहीं की थी, तो इट इज कॉल्ड एज छुपा हुआ एसेट। अच्छा यार, अब जब छुपा हुआ एसेट मिल जाए ना, बट नॉट डिस्क्लोज टू गवर्नमेंट, जब छुपा हुआ एसेट मिल जाए ना, तो जल्द अज जल्द फौरन 1-2 दिन में कमिश्नर को चाहिए कि कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दे और उस कच्चे को जल्द अज जल्द पक्का कर दे। बस लॉ में ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दे उसके घर, और कच्चे को जल्द, कच्चा का मतलब है उसको डरावा दे दे, कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दे, उस कच्चे को जल्द अज जल्द किस में कन्वर्ट कर दे, पक्के ऑर्डर में। वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड, कब्जे में ले लिया अ कंसील्ड एसेट, किसी बंदे का छुपा हुआ एसेट, तो कमिश्नर में बिफोर इशूइंग पक्का, कमिश्नर में बिफोर इशूइंग पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू अ खच्चा असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, इसमें ना पता नहीं होता कि उसने गाड़ियां किस साल इनकम कमा के ली हैं, पता नहीं चलता कि उसने किस साल इनकम कमा के गाड़ियां ली हैं। तो उसमें ना हम मजबूरी में पता क्या करते हैं, लास्ट जो साल मुकम्मल हो गया ना, लास्ट जो साल मुकम्मल हो गया है, यानी अगर अभी 2021 है तो लास्ट साल जो मुकम्मल हो गया वो 2000, तो लास्ट साल में हम इसको उसकी इनकम में डाल देते हैं, लास्ट साल में। लेकिन ऑब्वियसली ये कच्चा काम है, अभी फिर डिटेल में चलाओ, पक्का चलाओ, और फिर रेलिवेंट ईयर्स में जहां जहां डालना डालो। लेकिन एज अ कच्चा काम क्या कर दो, एज्यूम कर लो ये सारी इसने इनकम्स कब कमाई हैं, पिछले साल, लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर। ये पता नहीं व्हाट्सएप पे लोग बार बार पूछते हैं, सर ये इतनी सी लाइन समझ नहीं आ रही, ये मतलब बता दें। भाई ये कोई इससे मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, ये लाइन ये लिखी हुई है कि पिछले साल में आपकी इनकम में डाल दिया जाएगा। अब अगर आप कहते हैं, बिलावल कहते हैं ये मेरी पिछले साल की इनकम नहीं है, मैंने तो कई सालों से ये कमाई है इनकम, तो ठीक है, फिर जब कच्चा पक्का कन्वर्ट होगा तो उसमें सारी चीजें सही कर देना। लेकिन फौरन कच्चे असेसमेंट ऑर्डर में क्या करें, इस सबको उठा के किस साल में डाल दें, पिछले साल में। पिछला कौन सा साल, जो मुकम्मल हो गया, यानी इस साल में इनकम में नहीं डालना, ये साल तो अभी चल रहा होगा, पिछले साल में इनकम में डाल दें। और कमिश्नर शेल फाइनलाइज द कच्चा एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, तो फाइनलाइज करेगा कच्चे ऑर्डर को जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, टाइम नहीं बताया कोई, जल्द से जल्द इसको पक्के असेसमेंट ऑर्डर में बदल दें। 1A तो रेपिटेशन है, साहिल समंदर के पास कुछ लोगों के एसेट्स होते थे, वो पकड़े जाते थे,
पता नहीं उनके लिए अलग पॉइंट क्यों बना दी है। ये तो 1 और 1A इंग्लिश एक ही है। वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्कवर्स एन ऑफ शोर एसेट, साहिल समंदर के पास, ऑफ एनी पर्सन, जो पहले हुकूमत को उन्होंने नहीं बताया हुआ था, तो दे में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर, दे में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर अंडर 121 और 122, वो तो बड़े पक्के ऑर्डर होते हैं ना, इशू अ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर बाय एडिंग द ऑफशोर एसेट। फौरन पक्का ऑर्डर नहीं इशू किया जाता, क्या चीज? फौरन पक्का ऑर्डर नहीं इशू किया जाता। नहीं, कह रहे पहले कच्चे से काम चलाओ, जिस तरतीब से चला रहे उसी पे चलेंगे ना, ठीक है। पहले दलिया खिलाया जाता ना बच्चे को, फौरन ही तो नहीं, उसको जो है वो आपने पहले, अच्छा रान रोस्ट किया, आज बच्चा पैदा हुआ है 2 दिन का, यार खाओ यार इसको, ये तो कुछ चस्का लगे। रान रोस्ट ओके, इमली की चटनी के साथ खिला रहे हैं। सेक्शन 125, सेक्शन 125, असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो मोहतरम आपने 2010 में रेंटल इनकम कमाई है, 2010 में रेंटल इनकम कमाई है। अब लड़ाई होगी शोर बीवी की, वो कह रहे हैं मेरा घर है, ये कह रही है मेरा घर है। अब पता नहीं चल रहा कि रेंटल इनकम किसकी है। अब रेंटल इनकम किसकी है, टैक्स किससे लें, तो लड़ाई होगी। लड़ाई किसी कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया 12 मार्च 2019 को, पाकिस्तान के कोर्ट है ना, 12 मार्च 2019 को डिसाइड कर दिया कि ये घर फलां का है। अब ऐसी सूरत में हम 5 साल में, आपको पता है असेसमेंट ऑर्डर इशू करते होते हैं, वो कैसे करें 5 साल में, अब तो कोर्ट के ऑर्डर पे हम डिपेंडेंट थे ना। तो ऐसी सूरत में मोहतरम असेसमेंट ऑर्डर कब इशू होगा, मुझे आप पढ़ के उसकी डेट बता दें। डेट 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 मैं ये नहीं पूछ रहा, कैन बी इशूड बाय, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, 30 जून 20, वेल डन। असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा 30 जून 20 तक। पढ़ें, इफ देयर इज अ फड्डा इन अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट इनकम टैक्स वाले नहीं होते, ये कोई और कोर्ट है पाकिस्तान में। इफ देयर इज अ फड्डा इन अ सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे ही मसला है कि घर किसका है, लेकिन वो उसकी खासियत क्या है उस घर की, हुज इनकम इज चार्ज, उससे कोई इनकम आ रही है जो चार्जेबल है। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। इधर देखिएगा, इधर देखा करें, आप हाथ की तरफ देख रहे होते हैं। In which court decided the, what is the financial year in which court decided the case? 12 मार्च 19 का 30 जून 19, what is the end? 30 जून 19, एंड से 1 साल गिनना है, तो 12 मार्च 19 का एंड आएगा 30 जून 19 को, और 30 जून 19 के बाद 1 साल गिनेंगे तो 30 जून 20 आ जाएगा। नोट कर लें। ओके, अच्छा आपको ज़ियारत करानी है एक चीज की, अगले सफे में आए, नहीं टैक्स पेयर की ज़ियारत नहीं, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की ज़ियारत। इसकी ज़ियारत करने दूर दूर से लोग आते हैं।
अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की जियारत करें। इसमें कुछ इंग्लिश वगैरह लिखी होगी, ठीक है, वो हमें समझ नहीं आई थी इसलिए हमने लिखी कोई नहीं। तो आपने इनकम रिटर्न के मुताबिक कितनी बताई थी? 20। रिटर्न के मुताबिक आपने इनकम कितनी बताई थी? 20। लेकिन हुकूमत ने कहा आपने पेनल्टी भी ऐड नहीं की हुई, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी ऐड नहीं किया हुआ, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी ऐड नहीं किया हुआ, करके हुकूमत ने अमेंडेड इनकम क्या बना दी आपकी? 32। इट इज कॉल्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ऑब्वियसली इससे पहले ऑडिट हुआ होगा, शो कॉज नोटिस इशू हुआ होगा, वो सारी कहानी आपको पता है। ये रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बनी होगी, ये सारा आपको पता है। तो इन द एंड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आ गया, इसको काटना कहते हैं। अब आपको कितने पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा? 32 और 20 का डिफरेंस, 12 आपकी इनकम बढ़ गई है, 12 पे ज्यादा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। बहरहाल इसकी कल ज़ियारत दोबारा करेंगे। ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कौन आपके घर भेजता है? कमिश्नर, या उसके सबॉर्डिनेट भी आज हमने पढ़ा है वैसे तो। ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर कौन भेजता है? कमिश्नर। अच्छा, इस ऑर्डर में कोई गलती वगैरह हो सकती है? आपके नाम की स्पेलिंग गलत, आपका कोई पता गलत, कुछ और गलत हो सकता है? अच्छा, पढ़े जी। An assessment order issued will not be फाड़ा नहीं जाएगा। ये ना है आपके हाथ में कमिश्नर का परवाना है, आप उसे फाड़ दें, उसे चूमने आपने। An assessment order will not be will not be considered for want of form। कमिश्नर वो तो एक फॉर्म पे बना के तुमने भेजना था। कहते हैं फॉर्म खत्म हुए में FBR में क्या करें, मैंने सफे पे सादा पे बना के भेज दिया, बस चुप करो। shall not be considered for want of। An assessment order will not be considered invalid because of reason of mistake। कहते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको इनवैलिड ना कह देना। इंसान हम बैठे हुए हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल, ये सारे इंसान हैं, इंसानों से गलतियां आती हैं। तो तुम अपनी रिटर्न सही जमा कराया करो, तुम इंसान नहीं हो। वो हमने पढ़ा था, रिटर्न आपकी सही होनी चाहिए, रिटर्न में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब तुम्हें असेसमेंट ऑर्डर भेजे ना, तो मोहतरम थोड़ा सा जरा ध्यान रखने की कोशिश करो। इंसान है, 20 बच्चे साथ हैं, काम घर के काम साथ लगे हुए हैं, किसी सोच में बंदा होता है, गलती हो जाती है हमसे। तुमने विल नॉट बी इनवैलिड, तुमने ये नहीं कह देना कि ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें मिस्टेक है। कोई मसला नहीं यार, मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। तुम्हारा नाम, अब्बू का नाम पहले आ गया, तुम्हारा नाम बाद में आ गया, या घर का पता बदल गया, कुछ हो गया, इंसान है यार, हो गई गलती यार, क्या हो गया। इफ टैक्स पेयर इज डेजिग्नेटेड इन इट अकॉर्डिंग टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हें डेजिग्नेट कर दिया ना हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, यानी महल्ले के अंदर घूमते घुमाते वो सफा आपके घर पहुंच गया है, तो इसका मतलब है लोगों को पता है वो आपके लिए आया है। इसी तरह रिजल्ट आया आईकैप का, कोई बच्चा उसमें निकालने लग जाए गलतियां, यार ये आईकैप 1969 में बना था, यहाँ 1970 लिखा हुआ है, और ये क्या है, मेरे नाम के स्पेलिंग भी यार गलत लिखे हुए हैं, मेरा एड्रेस ओए होए 1 नंबर, नीचे रिजल्ट उसको पता चल रहा है अपना, ये रिजल्ट है मेरा। अच्छा यार, ये ऊपर वाली चीजें गलत है, मैं नहीं इस रिजल्ट को मानता भाईजान। आपको पता चल गया जो आपके साथ हो गया। तो अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पता चल गया, तो छोटी मोटी गलतियां कह रहा है जाने दो यार, नजरअंदाज कर दो, इंसान है हम, क्या हुआ, हमारी गलतियां ना निकाला करो, कहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप तक पहुंच जाना चाहिए। डेजिग्नेटेड मींस उसका नाम, पता वगैरह इस तरह है कि उस तक घूमते घुमाते मोहल्ले में पहुंच जाए उसके घर। डेजिग्नेटेड मेंशन्ड समझ लो। शुरू कर लें यार, फिर दूसरी क्लास में तो नहीं शुरू किया, अपील्स शुरू कर लें आज। चलें फिर पास्ट पेपर्स कर लेते हैं, पास्ट पेपर्स। अच्छा, वैसे कह रहे हैं जैसे भी 3-4 महीने पड़े हैं पेपरों में, कल कर लेंगे, इस तरह कर लें, वो कर लें, क्वेश्चन मैं नहीं करके आया, मैं और क्वेश्चन हद हो गई। वो आपने पॉइंट बताना था, इग्नोर जो किया था न्यूमेरिकल ऑडिट। हाँ, वो तो अभी एंड पे डिस्कस करूंगा, उसकी फीस लगे, वो एंड पे डिस्कस होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 14,
अल्लाह अकबर, क्या हो गया? क्वेश्चन 14 पढ़े जी। अच्छा, एक चीज रिवाइज कर लें पहले। अभी तक हमने नोटिस कौन कौन से पढ़े हैं? पेज 308 पे आए। नहीं नहीं, शो कॉज वाला नहीं, दूसरे वाले पेज 308 पे आए। अगर एक बंदा 12 महीने से कम की रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको नोटिस भेजा जाता है कि 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवा दो। अगर एक 12 महीने वाली रिटर्न जमा ना करवाए, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, तो उसको भी नोटिस भेजा जाता है कि तुम 30 दिन में रिटर्न जमा करवा दो। अच्छा, एक ऐसा बंदा है जो रिटर्न जमा करवाता है फिर भी उसे नोटिस भेजा जाता है। ये तो दो वो लोग थे ना जिनको रिटर्न जमा ना करवाने पे नोटिस भेजा गया था। एक ऐसी पे हमने नोटिस पढ़ा है, वो नोटिस नहीं, वो नोटिस है पूरा। वो जरा निकालें, पेज नंबर 316। एक ऐसा बंदा है जिसने रिटर्न जमा कराई है फिर भी उसे नोटिस भेजा जा रहा है। सेक्शन 120, इफ रिटर्न इज नामुकम्मल, जमा तो करवा गया है, नामुकम्मल जमा करवा गया है, उसमें क्या है? डेफिशिएंसी है। इफ रिटर्न इज नामुकम्मल, कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस, और ये डेफिशिएंसी आपको जल्द से जल्द पूरी करनी पड़ेगी। तो ये भी तो एक नोटिस है, ये उसको नहीं भेजा जाता जिसने रिटर्न जमा कराई, नहीं जमा कराई होती, ये उसको भेजा जाता है जिसने रिटर्न जमा करवा दी है और साथ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देना भूल गया या कोई सफर लगाना साथ भूल गया, रिटर्न जमा करवा गया था। तो कितने नोटिस अभी तक हमने पढ़ लिए हैं? 3, टोटल 4-5 ही हैं, तो 3 नोटिस उसमें से हमने भी पढ़ लिए हैं। अब कभी सवाल आए ना पेपर में, जस्टिफाई करें ये नोटिस इशू करना जेन्युइन है या नहीं, तो पहले पता होना चाहिए नोटिस है कौन सा। अगर पता ही ना हो नोटिस कौन सा, तो फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो 3 जगह अलग अलग नोटिस हमने भी पढ़े हैं। अच्छा, क्या है बंदे का नाम, क्या है उसका, जो भी सवाल जो हमने करना शुरू किया? NOMANI, नोमानी। What do you understand by the term definite information? अब आपने साथ वाले से नहीं पूछना what do you understand। ये तो आसान थे, हलवा नंबर 3 इधर से आगे, बाकी 47 लेने थे। अच्छा, नोमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2007 और 31 दिसंबर 7। वही नुमानी, हुमानी नहीं, नुमानी। और नुमानी, यार तुझे नहीं पता रिटर्न 30 सितंबर को जमा कराती है? कहता है तुझे रख के लगाऊं, रिटर्न 30 सितंबर को जमा नहीं करानी होती, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कर। पेज नंबर 314 के ऊपर आ, मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं, मैंने जून की रिटर्न 31 दिसंबर को ही जमा करानी होती है, तुझे भूल क्यों जाता है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, खुदा के लिए फतवा ना लगा। तो मैं कंपनी हूं, मैंने तो 31 दिसंबर को ही जमा करानी होती है। नहीं यकीन आ रहा तो पेज 314 पे आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना कहा करें साथ वाले को, अन्य तुझे नजर नहीं आ रहा ना, प्यार मोहब्बत से भाई ये देख लो यार, इस सफे पे है यार, हाथ होगी, आपको भूल गया होगा, इस तरह प्यार मोहब्बत से समझाएगा, भूल गया होगा भाई आपको, क्या हो गया? अच्छा जी, नुमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2007 दिसंबर 2007 ऑन 15 जनवरी 2009 द ऑफिसर इशूड ऑन नोटिस। अब हमारा दिल धक 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 करने लग गया, ये नोटिस कौन सा आ गया है? नोटिस तो 2-3 कर पढ़े हैं हमने। इशूड ऑन नोटिस, अच्छा रिटर्न जमा करा चुका है, फिर नोटिस आया, इशूड ऑन नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार वो तेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटर्न के साथ देख रहा था, वो मुझे नहीं मिल रही, वो जरा जमा करा दे लाके।
आप बता दें इसने रिटर्न जमा नहीं कराई या रिटर्न के साथ कुछ और जमा नहीं कराया, तो अब बता दें इसको कौन सा वाला नोटिस भेजा होगा, रिटर्न इनकम्प्लीट वाला। तो सवाल पहले ये पढ़ लें फिर मैं आगे चलूंगा। सॉरी, ये जो येलो वाला मैंने हाईलाइट किया ऊपर और नीचे, ये पढ़ के मुझे सवाल का जवाब दे दें। क्या ये जो नोटिस हमने इसको दिया है, क्या हम जस्टिफाइड हैं इसको नोटिस देने पे? अच्छा, उसमें ना दिखाते हैं तारीख, ये नोटिस कब तक। अच्छा, रिटर्न जमा करा दिया यार, रिटर्न जमा कराने को नहीं हम कह रहे, रिटर्न जमा करा चुका है, उसके अंदर क्या चीज है, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, वो मांग रहे हैं हम। तो ये नोटिस दिया जा सकता है हजरात, जिस साल रिटर्न हमने जमा करवाई थी उसके आखिरी दिन के 180 दिन के अंदर। आप जाके देख लेते हैं, द अबव लिखा हुआ है ना .6, द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज। आप जाते हैं और देखते हैं। चलें जी, करें शुरू। हमारा साल कौन सा है, 2000। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई होगी, बोले 31 दिसंबर 7, 31 दिसंबर 7, 8 ना बोलिएगा क्योंकि ये 30 जून 8 है। इसकी रिटर्न कब जमा कराई होगी, 31 दिसंबर 7 को, बिल्कुल टाइम पे जमा करवा दी। अच्छा, अब करना क्या है, द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। हमने इधर रिटर्न जमा करवा दी है, रिटर्न फर्निश कर दी है, इसके 180 डेज, इसके 180 डेज एक दिन हमने गिने हुए थे, 27 दिसंबर बनता है, इधर गिनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके 180 डेज एकदम हमने गिने हुए हैं, गिनने इसलिए आसान है कि जुलाई से शुरू होते हैं। तो 27 दिसंबर 2008 वो आखिरी तारीख थी जब तक आप इनकम्प्लीट डाटा इससे मांग सकते थे, लेकिन आपने 15 जनवरी 9 को इनकम्प्लीट डाटा मांगा है, तो ये तो गड़बड़ है। तो कमिश्नर इज नॉट जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस। होश के नाखून लें, इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दें। चलें जी, नोट कर लें। 27 दिसंबर 2008 लास्ट डेट है फॉर नोटिस, लास्ट डेट बाय विच नोटिस कैन बी इशूड। नोटिस कहते हैं, नोटिस कहते हैं आप लोग, नोटिस ज्यादा मजा आता है। हाँ, लास्ट डेट बाय विच नोटिस कैन बी। बहुत देर कर दी कमिश्नर तुमने आते आते, ये कहेंगे ना मुझसे जब आएगा हमारे घर, मोहतरम चलो निकलो, नोटिस आप नहीं आ सकते। अच्छा, फिर इसलिए थोड़ा पढ़ाया गया कि पिछला रिवाइज भी करना पड़ेगा आपको, तो ये लग रहा है आपको अपने हालात देख के। तो लास्ट डेट बाय विच नोटिस कैन बी इशूड इज ये। अच्छा यार, इसमें ना एक बात याद रखें, आगे पीछे कुछ चीजें देखा करें और रिलैक्स भी हुआ करें, कि आसान आसान वाली चीजें भी तो आ रही हैं ना। अब मैं जरा रिलैक्स हूं, जरा पॉइंट 1 और 2, 1 और 3 जरा पढ़ें, 1 और 3 पढ़े, मुफ्त के नंबर। ऊपर डेफिनेट इंफॉर्मेशन भी मुफ्त के नंबर थे, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत सोचवाता है लेकिन थोड़ा बहुत आसान भी तो काम कर रहा है। पॉइंट 1 ढूंढने पढ़ाया आपको, कल परसों ही पढ़ाया था। कब रिटर्न नामुकम्मल होती है, चैप्टर का पहला सफा ढूंढे, चैप्टर का पहला सफा 114 का सबसेक्शन 2। रिटर्न मुकम्मल कब होती है, वहां यह बताया हुआ है। तो नामुकम्मल कब होती है, जब मुकम्मल ना हो। तो वहां तो सिर्फ ये बताया हुआ मुकम्मल कब होती है, व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट। तो जब ये चीजें ना हो तो नामुकम्मल है। ओके, पॉइंट 3 में है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले घर में जाते हैं या कमरे में? कमरे में, जहाज पे बैठ के कमरे में जाता है, अपने छत तोड़ के कमरे में जाता है अपने जी।
पहले घर में जाते हैं कमरे में, घर में, फिर अब अगर कभी सवाल आ जाए तो पहले सेक्शन सोचें या सब सेक्शन सोचें, कौन सा लगेगा? पहले सेक्शन सोच लें कि 121 लगने या 122, फिर उसमें जाके सोचें उसके अंदर क्या चीज पूछ रहे हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम ना घर को स्काई ब्लू से हाईलाइट कर लिया करेंगे और कमरे को ग्रीन से। तो ये हो गया घर और ये हो गया कमरा। अब पढ़ लें अगला सवाल, तो आसान सा है। डिस्कस द सरकम वेयर बेस्ट जजमेंट कैन बी इशूड। ना 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 ना, वेयर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैन बी इशूड। अच्छा, आप रात को पता है कि हमारी किताब में सारे कमरे इकट्ठे दिए हुए हैं, सॉरी घर सारे, तो पता है हमारी किताब में सारे घर इकट्ठे दिए हुए हैं। ये चैप्टर 15 के शुरू में एक सफा है, अल्लाह भाई की किताब में भी मिलवा दे, ये सफा है जहां 15 बड़ा सा करके लिखा हुआ है। तो यहां पे देखें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का कहीं लफ्ज आ रहा है 122 में, बल्कि आज जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं उनकी भी हेडिंग्स आ रही हैं, प्रोविजनल, रिवीजन। तो यहां से कमरा मिल जाता है ना, तो कमरा अगर मिल गया तो फिर सॉरी घर मिल जाता है, अगर मिल गया तो कमरे में जाना तो कोई मसला नहीं। तो डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैन बी मेड। तो सर्कमस्टांसेस दो हैं, 5 और 5A। 5 था ऑडिट वाला और 5A था प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वाला, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं आप साथ वाले को? 122 5 ते 5 A। अच्छा जी, ऊपर आए, सारे गाय ऊपर आए। द ऑफिसर हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड सर्टेन एरर्स इन द रिटर्न। ऑफिसर ने कुछ गलतियां भी पकड़ी हैं रिटर्न में। एंड हैज शोन हिज इंटेंशन, और अपनी नीयत जाहिर की है, टू अमेंड द असेसमेंट। वही 122 कहते हैं मैं अमेंड भी करना चाहता हूं असेसमेंट को। तो आइडेंटिफाई द डेट बाय विच ही मे अमेंड द असेसमेंट। डेट बता दें जब तक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से फिर बन जाएगा घर, और आइडेंटिफाई द डेट बन जाएगा कमरा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट है या सेकंड है। मेरा नहीं ख्याल कहीं फर्स्ट अमेंडमेंट का जिक्र है सवाल में। कल वाले सवाल में तो शायद फर्स्ट भी था, सेकंड भी था, लेकिन आज तो फर्स्ट अमेंडमेंट। वो कहते हैं बस रिटर्न मेरी मुकम्मल है 31/7 को, वो परेशान ना हो। 31/7 को मेरी रिटर्न मुकम्मल थी, मुझे बताओ डेट बाय विच अमेंडमेंट कैन बी मेड। बताएं डेट बाय विच अमेंडमेंट कैन बी मेड। अब ये तो कुछ और कहानी थी, इसको तो फारिग करें। इस दिन क्या इशू हो गया जी? एज्यूम, इससे आगे 5 साल गिन लेते हैं, 30 और 13 बन जाएगा ना। इससे आगे गिनने यहां से, ये जो येलो वाला मैं कल बना रहा था, स्काई ब्लू वाले की जरूरत नहीं है। 30 और 9, 30 और 10, 30 और 11, 30 और 12, 30 और 13। 30 और 13 is the last date by which first amendment can be made 5 years from the end of the financial year in which the assumed assessment order is issued। तो आसान सवाल भी पड़े हुए थे। पॉइंट 2 थोड़ा सा मुझे भी टफ फील हुआ था, लेकिन 1 भी आसान था, 3 भी आसान था, 4 भी आसान था, और ऊपर डेफिनेट इंफॉर्मेशन भी आसान था। ओके चलें जी, ये जो मैंने ग्रीन में घर से हाईलाइट करके लाया हूं सवाल आपके लिए, कल मैं घर बैठ के यही कर रहा था। करें, कितने घंटे पढ़ता होगा टीचर घर में? 2 कम है, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कुछ के 3 भी होते हैं, अप्रोक्सीमेटली लग जाता है टाइम। क्या करें यार, पता ही नहीं चलता। कभी टेस्ट बना रहे होते हैं, कभी सोल्यूशन बना रहे होते हैं, कभी देख रहे होते हैं कल वाली चीज कैसे पढ़ानी है, कभी ये कर रहे होते हैं,
कभी सोच रहे होते हैं नई चीज़ बच्चों को क्या पढ़ाएं, कभी क्या डायग्राम बनानी है। 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, मेरे तो लग रहे हैं डेली, पता नहीं आप लोगों के कितने लग रहे होंगे। क्वेश्चन 15 निकालें, क्वेश्चन 15 सब कुछ सोचना पड़ता है। क्वेश्चन 15 चलें। मिस्टर समी घंटे डेढ़ व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, पता नहीं आप लोग सवाल आ रहे होते हैं। 4-5 घंटे तो आजकल कंफर्टेबली लग रहे हैं। मिस्टर समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010। मिस्टर समी ने मार्च 2010 में नोटिस रिसीव किया फ्रॉम द कॉम कौन है? कमिश्नर। फ्रॉम द कमिश्नर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2003 एंड 6। ओए 20 दिन में आ जा जल्दी से, 2 सालों की रिटर्न लेके। ये नोटिस क्यों भेजा यार इसको? नोटिस इज टू फाइल रिटर्न, नोटिस भेजा है कि रिटर्न जमा कराओ। ये नोटिस वो वाला नहीं है जो भी मैंने पढ़ाया है। ये नोटिस क्या है? ये नोटिस है अबे आना रिटर्न जमा कराना, अबे आना, अबे आ रिटर्न जमा करा। इन योर कैपेसिटी एज टैक्स कंसल्टेंट, बैठे बैठे में कुछ कर देता है, हद होगी यार। सवाल बता, इन योर कैपेसिटी एज टैक्स कंसल्टेंट ना लिखा कर। एडवाइज मिस्टर समी को बताएं ऑन द फॉलोइंग इश्यूज अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ये देखो ना, एक्सप्लेन तो हर जगह लिखा होता है, क्योंकि पता है आप लोग क्या करते थे, आप लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ था। इज ऑफिसर जस्टिफाइड इन इशूइंग नोटिस? यस ही इज जस्टिफाइड। चलो जी अगला सवाल। तो आई कैब ने फिर ओके तो इधर भी मोहतरम इसने ऊपर ही डाल दिया एक्सप्लेन भी करना है साथ। इज कमिश्नर जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस? ये रिटर्न मांग रहे हैं या मांगी हुई रिटर्न है और उसमें कोई कमियां रह गई हैं? रिटर्न मांग रहे हैं ना। ये तो फिर आप इधर आए ना, 114 का 4, 3 नहीं, हाँ 12 महीने से कम वाली तो नहीं मांग रहा। 114 का 4, if a person has not furnished a return, commissioner may by notice require him to file within 20 दिन में नहीं मांगनी चाहिए थी, कम से कम इसे कितने दिन देने चाहिए? 30 दिन। The above notice may be issued for last मुकम्मल 5 years। ये ना मुझे बताइएगा कि जो बंदा मुसलसल 5 साल जमा ना कराए उससे पुराने 10 साल की मांगी जा सकती है। ये कहानी मुझे ना याद कराइएगा कि जो बंदा मुसलसल 5 साल जमा ना कराए उससे पुराने 10 साल की मांगी जा सकती है। वो तब लिख के आएंगे जब वो सवाल में कह दे कि मुसलसल 5 साल से जमा नहीं करा रहा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ मुसलसल 5 साल से जमा नहीं करा रहा, तो सादा प्रोविजन लगाएंगे बस कि पिछले 5 साल की रिटर्न मांगी जा सकती है। अब पिछले 5 साल हम गिनना शुरू करते हैं मार्च 2010 पे खड़े होके। यार मार्च 2010 में जो पिछला मुकम्मल साल है ना वो 2010 नहीं है, पिछले 2009 है। 9, 8, 7, 6, 5। इसका मतलब है 2005 तक रिटर्न मांग सकता था, तो 6 की तो मांगना वैलिड है, 6 की मांगना वैलिड है। 10 में खड़े हैं ना, तो 9 की मांग सकते हैं, 8 की, 7 की, 6 की, 5 की। उसमें 6 आ रहे क्योंकि हमसे तीनों 6 की मांगी है, तो कमिश्नर का नोटिस जस्टिफाइड है एज फॉर एज द रिटर्न ऑफ 2006 इज डिमांडेड। हाउएवर ही शुड हैव अलाउड, इस तरह की इंग्लिश लिखाएंगे थोड़ी सी, हाउएवर ही शुड हैव अलाउड एटलीस्ट 30 डेज। कम से कम उसे कितने दिन देने चाहिए? अगर इस तरह की इंग्लिश ना लिख सके तो लॉ की प्रोविजन कम से कम लिखाइएगा। तो हाँ दोनों बातें लिखेंगे, 30 डेज वाली बात, हाँ लीगल प्रोविजन और साथ कंक्लूजन, वो तो बेस्ट है ना। मैं भी लीगल प्रोविजन और कंक्लूजन साथ साथ ही पढ़ा रहा हूं। और he is not justified in demanding the return of 2003 because he can only demand a return of last 5 years. ये तो आसान है। If Sami is not in a position to meet deadline, can he get an extension? तो ये एक्सटेंशन का एक पूरा सेक्शन है, सेक्शन 119 है शायद, वहां जाके देख लीजिएगा सेक्शन 119। ये तो जाके देख लीजिएगा, 119 की हेडिंग ही है, इसको भी छोड़ें। चलें जी क्वेश्चन 16 जल्दी जल्दी दे पढ़ लें, वरना मैंने स्काई ब्लू और ग्रीन लगा देना है फिर। क्लियर? ये तो रिपीट
रिपीट हो रहा है? कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड, ये तो एक ही सेक्शन है हमारा 122 ही है, उसमें क्या बताने हैं सिर्फ सर्कमस्टांसेस। तो 122 का 5 और 5 है। चलिए 23 का बी और सी कर दें। बी और सी, बी किया हुआ है पहले मुझे पता है, बी और सी कर दें। स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू इशू नोटिस, फिर नोटिस आ गया लफ्ज। कमिश्नर नोटिस दे और आपसे रिटर्न मांगे 12 महीने से कम की, 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराने के सर्कमस्टांसेस बता दें। इस जब आप मर गए हैं या वो वाली बहुत सारी बातें। ये सवाल यार बड़ा जानदार है, कमाल सवाल है। कमिश्नर की पावर बताएं अगर टैक्स पेयर फेल हो जाए, इफ अ पर्सन फेल्स टू, लफ्ज मुझे तो ऐसे माइंड में हिट कर रहा है बार बार, इफ अ पर्सन फेल्स टू, कहीं लफ्ज मैंने पढ़ा हुआ है। स्टेट द पावर्स ऑफ कमिश्नर इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर पार्ट बी अबव इन स्पेसिफाइड टाइम। 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी और फिर भी जमा नहीं करा रहा, स्टिल फेल्स, बल्कि मैं लिख लूं अगर अभी भी जमा नहीं करवा रहा, 12 महीने की रिटर्न, 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी फिर भी जमा नहीं करा रहा। तो कल मैंने ये 3 और 4 के साथ उर्दू लिखवाई थी आपको। अगर ये दोनों फिर भी रिटर्न जमा ना करवाएं तो 121 लगेगा। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट जजमेंट में मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहेंगे। तो इसके जवाब में भाई 114 का 3 नहीं आएगा, इसके जवाब में आएगा 121 का 1, 121 का 1। हाँ उसमें लिखा है लास्ट 5 years वाली बात, और वो भी लिखा है क्योंकि 4 नंबर है, काफी ज्यादा लिखने तो बेहतर है, 4 नंबर है। करें जी क्वेश्चन 32। स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू इश्यू अ नोटिस डिमांडिंग अ रिटर्न ऑफ लेस देन 12 months। तो वो सर्कमस्टांसेस बताएं जब 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी जाती है। 114 का 3। ऑल्सो एक और चीज कहते हैं, बताओ पावर्स बता दो कमिश्नर की अगर ये बंदा फिर भी रिटर्न जमा ना करवाए। 121 का 1। आज व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो शेयर करूंगा इसमें जो पास पेपर के सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं ना, ये रिपीट होते हैं, वो सारे इकट्ठे करके 97 क्वेश्चंस बने हैं टोटल। तो वो 97 क्वेश्चंस की एक लिस्ट में आपको आज शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सारी बुक में से। ओके क्वेश्चन नंबर 36 का बी, 36 का बी। कॉन्सेप्ट बताओ कंसील्ड एसेट का, ये तो डेफिनेशन आ जाएगी। और कमिश्नर की पावर्स, कमिश्नर विल इशू अ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर एंड विल कन्वर्ट इट इनटू पक्का असेसमेंट ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल। 5 नंबर है, शायद सारा ही लिखना पड़ेगा सेक्शन। तो निकालें अब चैप्टर 25। क्या बंदे का नाम क्या है? अच्छा जी, इसमें एडजस्टमेंट 1 पढ़ें जी। गुड्स वर्थ रुपीज सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर, इसमें मसला है 2,25,000 की चीजें हैं, इसमें डिस्काउंट माइनस हुआ है 75,000 का। ये हमने जानने वाले को बेची हैं और डिस्काउंट बिल पे नहीं लिखा हुआ। भाई डिस्काउंट बिल पे लिख भी दिया जाता तो जानने वाला जो हो या ना जानने वाला हो इससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेशल डिस्काउंट
डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। नॉर्मल डिस्काउंट जानने वाले को भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन ये तो जानने वाला है, नॉर्मल डिस्काउंट बता नहीं हमें रहा, तो सारा ही फिर स्पेशल है। तो स्पेशल डिस्काउंट हमने उल्टाना था, तो हमने क्या करना था, इसमें से माइनस कर देना था 225 और जमा करना था 300, जमा करना था 300। गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 सप्लाइड टू अ कस्टमर इन मुल्तान। मुल्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलो। हमने इसकी पेमेंट ले ली थी नवंबर में, ये डायग्राम मैंने बनाई थी दूसरी क्लास में। पेमेंट ले ली है नवंबर में और गुड्स सप्लाइड इन फरवरी। पेमेंट ले ली है नवंबर में और गुड्स सप्लाई कब हुई हैं, फरवरी में। तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के मुताबिक अर्लियर इवेंट इज कैश रिसीव्ड नवंबर, तो नवंबर की सेल है ये, हमने इंक्लूड कर दी है फरवरी वाली सेल में, हमने फरवरी वाली सेल में डाल दी है। तो इसको बस निकालेंगे, कोई रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, बस माइनस करेंगे, ऐड शेड कुछ नहीं करना। ऊपर वाले में तो माइनस किया था ना 225 और फिर ऐड किया था 300, इधर सिर्फ माइनस कर देंगे इसको। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल ऑफ 132 एंड कंज्यूमर। तो इसमें आपने 130 एंड कंज्यूमर को बेची थी चीजें। ये जो एंड कंज्यूमर होते हैं ना, दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, इनके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराना बाइंडिंग नहीं होता। पेज 445 पे हमने ये पढ़ा था कि जो एंड कंज्यूमर होता है ना, वो बुरा बंदा है ही नहीं, तो उसे आपने 100 वाली चीज 120 की नहीं बेचनी, 100 वाली चीज कितने की बेचनी है, 117 की बेचनी है, पेज 445। तो इसलिए एंड कंज्यूमर को आपने 17% पे चीजें बेचनी है। तो मोहतरम अगर इसको अनरजिस्टर्ड में पड़ा रहने दिया ना, तो इस पे लग जाएगा एंड पे 3% फर्दर। तो माइनस कर दें यहां से 120 और यहां जमा कर दें 120, ये रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट बनेगी। आगे कोई मसला नहीं था, ये क्या सस्पेंडेड बंदा है, इसका इनपुट डेड हो जाना था, माइनस कर देना था। ये सेक्शन 73 यहां लिख लें, उसमें लिखा हुआ था 50,000 से ऊपर की परचेज आप कैश में नहीं कर सकते। और अगला तो बहुत ही आसान था, सेक्शन 8 वाला बहुत ही आसान था। अच्छा जी, पॉइंट 4, टैक्सेबल गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख वर यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग। अगर ये चीजें बिजनेस मीटिंग में यूज ना होती तो बाजार में बिकती, ये लिख लें। अगर ये लिखें, अगर ये बिजनेस मीटिंग में यूज ना होती तो बाजार में बिकती। डेफिनेशन निकालें सप्लाई की। माना कि सेल्स टैक्स लॉ में प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में वही प्रोविजंस बार बार टेस्ट कर रहा है जो पहले से टेस्ट कर रहा है। तो सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ था बिजनेस यूज में चीजें इस्तेमाल कर लेना, फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, पेज 438। अच्छा यार, ये वी डबल आई हमारा अब रह गया, मादरत, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। पॉइंट वी आई, बिजली का बिल है 90,000 का। मोहतरम, बिजली का बिल हो या कोई भी इनपुट हो, अगर गलती से रिकॉर्ड ना हो सके
तो सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें कहती हैं कि आप सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें कहती हैं कि आप भूला हुआ इनपुट कभी भी रिकॉर्ड कर लो। तो इसलिए सेक्शन के 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें के मुताबिक आप अगले 6 महीने में इस इनपुट को रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा यार, ये पॉइंट 5 सबसे बेहतरीन पॉइंट था जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था। एक मशीन है जो आपने खरीदी है और इस्तेमाल भी शुरू कर दी है, मशीन फॉर यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड जीरो रेट। मेरे ख्याल से ये इररेलेवेंट डिटेल में चला गया सवाल बनाने वाला, इस डिटेल में से जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही परेशान कर रहा है। वो मोहतरम हजरत, हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, हमें डेफिनेशंस में ये पढ़ा था कि टैक्सेबल सेल इंक्लूड जीरो रेट सेल। तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मशीन टैक्सेबल और जीरो रेट सेल दोनों में इस्तेमाल हुई। अगर तुम लिख देते कि मशीन इज यूज्ड इन टैक्सेबल सेल, तो भी हमें पता चल जाना था कि ये जीरो रेट सेल में भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि टैक्सेबल का लफ्ज सिर्फ टैक्सेबल एट 17 के माने में नहीं आता, टैक्सेबल में जीरो रेट शामिल होती है। इसलिए इसको मैं बुरा सवाल कहूंगा क्वेश्चन 26 को। क्वेश्चन 21 बड़ा अच्छा सवाल था। क्वेश्चन 21 की जो इंग्लिश थी वो जरा मजे की इंग्लिश थी, वो सही इंग्लिश थी। क्वेश्चन 21 में जो आया था ना पॉइंट 3, इसमें आप देखें, इसमें हम ये टैक्सेबल सेल कर रहे थे 17 वाली, ये जीरो रेट वाली सेल कर रहे थे। हालांकि ये तीनों टैक्सेबल हैं, ये टैक्सेबल एट 17 है, ये टैक्सेबल एट 0 है, ये तीनों टैक्सेबल है और ये एग्जेम्प्ट है। इसमें लिखा हुआ था प्लांट कॉस्टिंग इतने, द प्लांट इज बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल ओनली। तो हमने इनको ये दो तो इकट्ठी हो जाती है ना, हमने इनको इन दो में तकसीम किया था, इन दो में तकसीम कर दिया था, क्योंकि ये फॉर किस सेल था? टैक्सेबल सेल था। लेकिन ये सवाल पता नहीं क्यों ज्यादा तफसील में चला गया और हमें बताने लग गया कि टैक्सेबल सेल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं और जीरो रेट सेल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं। और लकीली देखें, ये मैंने सॉल्यूशन खोला है, सॉल्यूशन में अपोर्शनमेंट में एग्जेम्प्ट सेल थी ही नहीं, तो इसलिए बोथ टैक्सेबल एंड एक्सपोर्ट से हम कंफ्यूज पेपर में नहीं हुए होंगे, हमने दोनों पे पोर्शन कर दिया होगा बस, बोथ टैक्सेबल एंड। लेकिन अच्छा लफ्ज ये बोथ टैक्सेबल लिखने की जरूरत नहीं, टैक्सेबल ऑलरेडी इंक्लूड्स जीरो रेट सेल। अब यही सवाल दोबारा करके आया होमवर्क में, जिन हजरात ने नहीं किया, कल फिर कोई और सवाल दूंगा। फिलहाल थ्योरी के सवाल जरूर करने हैं जो आज करवाए हैं। और